Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में लर्निंग की बाकी थियरीज पढ़ी थी, जिसमें हमने बिहेवियरिज्म वगैरह की थियरीज पढ़ी थी, और आज हम पढ़ेंगे गेस्टॉल्टिज्म की थियरी। ठीक है जी, थियरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। तो इस थियरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे कि आपने कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े होंगे, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म था, फंक्शनलिज्म था, ठीक है जी, बिहेवियरिज्म था, ऐसे ही एक गेस्टॉल्टिज्म भी है। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो ये वर्ड है गेस्टॉल्ट, ये हमारा एक जर्मन वर्ड है, जर्मन भाषा का ये एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है पैटर्न या शेप कह सकते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। ये पेशेंट्स नहीं है, ये पैटर्न है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो गेस्टॉल्टिस्ट थे, ये बिलीव करते थे कि द होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो परसीव करता है कुछ चीजों को बिल्कुल एक सिचुएशन की टोटलिटी से। ठीक है, आपको ये टर्म क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो ये गेस्टॉल्टिज्म की अगर हम बात करें तो ये कुछ तीन साइकोलॉजिस्ट थे, तीन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया था, गेस्टॉल्ट स्कूल, जर्मनी में 1912 में। ठीक है, इन तीनों की विचारधारा एक सी थी। और ये जो थॉर्नडाइक वगैरह की थियरी थी ना पहले, बिहेवियरिज्म वगैरह की, उसको ये मानते नहीं थे, उसके अगेंस्ट थे ये लोग। और ये तीन साइकोलॉजिस्ट थे, मैक्स वर्दिमर, कर्ट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर। तो यहाँ पर मैक्स वर्दीमर जो थे, इनको फाउंडर बोला जाता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का। ठीक है जी, ये आपके कर्ट कोफका है। और तीसरे थे हमारे कोहलर, ठीक है, जिनकी आज हम थियरी पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गेस्टॉलिस्ट, द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो गेस्टॉलिस्ट होते हैं, ये मानते हैं कि जो हम कोई भी सिचुएशन होती है तो हम उसको पूरी टोटल वे में देखते हैं। मतलब ठीक है, हम जैसे कि हम अगर हम कोई स्कूल की बात करें तो हम ऐसे स्कूल बोलते हैं कि भाई ये स्कूल बहुत अच्छा है। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना यार, इसमें ये क्लासरूम भी बहुत अच्छा है, ये लैब भी बहुत अच्छी है, ये दूसरा क्लासरूम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम किसी की पर्सनैलिटी की बात करते हैं कि यार इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हम पर्सनैलिटी में काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, भाई उसका वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, और बाकी सारे भी हम उसकी चीज़ों को कंसिडर करके उसकी पर्सनैलिटी को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसे तो नहीं कहते ना यार इसके लंग्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यार इसके बाल बहुत अच्छे हैं, है ना, यार इसका हर्ट बहुत अच्छा है ना। एक एक बॉडी पार्ट से तो हम उसको नहीं बात करते। ठीक है जी। तो एन ऑर्गेनिज्म परसीव्स अ थिंग इन टोटलिटी रादर देन इन पार्ट्स। इट लर्न्स थ्रू टोटल परसेप्शन। देखो, परसेप्शन का मतलब है आपका नजरिया। ठीक है, ये जो थियरी है, ये आपके नजरिए के ऊपर बेस्ड है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म लर्न्स फ्रॉम द होल एंड नॉट फ्रॉम पार्ट्स। जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है, वो एक पूरी जो अपने आप में जो पूरी कंडीशन है, जो पूरी सिचुएशन है, उससे सीखता है, छोटे छोटे पार्ट से नहीं सीखता। ठीक है, जैसे कि आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कि जैसे 9th-10th क्लास तक आपको पूरी मैथ्स या पूरी साइंस सिखाई जाती है। ठीक है, उस साइंस में आपकी फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है और बायोलॉजी भी होती है। ठीक है, अब ये आपको ये होल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसके बाद जब आप अपनी स्ट्रीम चूज करते हो अपनी 11th क्लास में, तो उसमें बायो वाले बच्चे अलग हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे अलग हो जाते हैं। तो वो साइंस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो होल टू पार्ट्स जा रहा है। ठीक है, तो यही वाला ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं गेस्टॉल्ट थियरी या फिर इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग की। इस थियरी को हमारी कोहलर ने दिया था, वोल्फगैंग कोहलर, जो उन तीनों में से एक थे। ठीक है जी। तो हम अगर इनकी बात करें तो ये क्रिटिसाइज करते थे थॉर्नडाइक थियरी को, जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थियरी थी, जिसमें वो मानते थे कि लर्निंग एक प्रोडक्ट है हैबिट फॉर्मेशन का, या यूं कहें कि जो हमारी हैबिट बन जाती है, हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, उससे हमारी लर्निंग होती है, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हमारी लर्निंग होती है। ये इसको अपोज करते थे एंड ये बोलते थे एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स थ्रू इनसाइट,
कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो इनसाइट के द्वारा सीखता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर इनसाइट का क्या मतलब है, आप पहले इनसाइट का मतलब समझिए। इनसाइट बेसिकली एक कैपेबिलिटी है, आप यूं कहिए कि जब भी हमारे माइंड में कोई सडन सॉल्यूशन आ जाता है ना, एकदम से किसी भी प्रॉब्लम का एकदम से अचानक से हमारे माइंड में कोई सॉल्यूशन आ जाता है, तो वो हमारी इनसाइट काम करती है। ठीक है जी। वो अंतर्दृष्टि जिसको बोलते हैं ना, तो ये वो है। द इंसाइट डेवलप्स ओनली आफ्टर परसीविंग द सिचुएशन इन टोटलिटी एंड द ऑर्गेनिज्म फाइंड्स अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑल एट वंस। देखिए, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी पूरी तरह से, ठीक है, तो जब आप बैठ के उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, पूरी प्रॉब्लम को, तब ही आपकी इंसाइट, तभी आपको कोई सडन सॉल्यूशन दिमाग में आएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो टुकड़ों में प्रॉब्लम होगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और आप उससे उबर नहीं पाओगे। देन कोहलर साहब जो थे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी, यही जो इनकी थियरी थी, इसको कंफर्म करने के लिए। पहले इन्होंने बहुत सारे जानवरों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे डॉग्स पर, चिकन्स पर, मॉन्कीज, चिंपैंजीज, इन सब पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जस्ट टू कंफर्म दैट द ऑर्गेनिजम्स लर्न बाय इनसाइट। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म इनसाइट के द्वारा ही सीखते हैं, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए। तो इन्होंने कुछ नो चिंपैंजीज पर भी किए थे, जिस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसके दौरान। तो इनका जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट आता है उसकी हम बात करेंगे, जिसमें इन्होंने एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इस चिंपैंजी का नाम है सुल्तान। ठीक है जी। तो इन्होंने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, एक जिसमें इन्होंने स्टिक दी थी और एक जिसमें इन्होंने बॉक्स रखे थे। तो हम इनके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं पहले। सबसे पहला इनका एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने इसको, सुल्तान को, एक केज के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, और कुछ बनानास थे जो इन्होंने केज के बाहर रख दिए, और सुल्तान उनको देख सकता था, लेकिन और इन्होंने एक स्टिक रख दी, एक डंडी या लकड़ी जो भी कहो आप, वो केज के अंदर इन्होंने रख दी थी। ठीक है, तो सुल्तान ने क्या किया, अब ये भूख तो इसको लगी थी, तो इसने अपने हाथ ऐसे मतलब स्ट्रेच करके इसने कोशिश की कि इसको वो बनाना मिल जाए। ठीक है, बट इसको मिल नहीं पाए। ठीक है, तो ये थक हार के बैठ गया केज के अंदर। तो इसने फिर प्रॉब्लम को अपनी एनालाइज किया। ठीक है, एकदम से बैठ के इसने ऑब्जर्व किया, तो इसको दिखी वहां पर एक स्टिक भी है केज में। ठीक है, तो एकदम से इसकी इंसाइट ने क्या काम किया, एकदम से सडन सॉल्यूशन आया इसके माइंड में कि यार मैं ये डंडी की हेल्प से उन बनानास को मैं ले सकता हूं। तो इसने उस स्टिक की हेल्प से he drew the bunch of bananas inside the cage with the help of the stick and satisfied his hunger। ठीक है जी। तो ये तो था पहला एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसी वाले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो बनानास जो थे उनको थोड़ा सा और दूर रख दिया, और जो केज में इन्होंने एक की जगह दो स्टिक्स रख दी। ठीक है जी। तो उसके बाद इसने क्या किया कि ये स्टिक कुछ इस हिसाब से थी कि एक स्टिक छोटी थी, एक उससे बड़ी थी, और इनको जोड़ा जा सकता था। ठीक है, मतलब इस हिसाब से थी। तो सुल्तान ने पहले दोनों अलग अलग स्टिक्स को यूज करके कोशिश की कि इसको वो बनानास मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। तो फिर से ये बैठ गया, तो इसने फिर से देखा कि मेरे पास दो स्टिक्स हैं, इसने दोनों को ऐसे तोड़ मोड़ के कोशिश की, तो वो स्टिक्स जुड़ गई आपस में। ठीक है, तो फिर इसने कोशिश की और इसने वो ले लिए। ठीक है जी। तो इसके बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट आता है, इन्होंने अब क्या किया कि सुल्तान को केज में तो बंद किया ही, लेकिन इस बार इन्होंने जो बनानास जो बाहर रखे थे वो केज के अंदर ही ऊपर टांग दिए। ठीक है, हैंग कर दिए ऊपर। तो उसमें इन्होंने क्या किया, स्टिक्स तो रखी नहीं, स्टिक की जगह इन्होंने बॉक्स रख दिए, क्योंकि उसकी हाइट कुछ ज्यादा थी और ये वैसे पहुंच नहीं सकता था वहां तक। ठीक है, तो इसने देखा कि बनानास हैंग हुए हुए हैं। ठीक है जी। तो इसने बहुत ट्राई किया, कभी उछल कूद की, कभी कुछ भी ट्राई किया इसने, लेकिन ये वहां पर पहुंच नहीं पाया, इसको वो बनाना नहीं मिले। तो इसने फिर से थकार के बैठ गया। फिर इसने ऑब्जर्व किया कि यार इस केज में बॉक्स पड़े हुए हैं कुछ, तो मैं बॉक्स की हेल्प ले सकता हूँ। तो इसने एकदम से वही इसकी इंसाइट ने काम किया। ठीक है जी। तो इसने उन बॉक्स को लगाया, एक बॉक्स को, और उसके ऊपर खड़े होकर जंप करके इसने वो बनाना ले लिए। ठीक है जी। तो ये तो था तीसरा एक्सपेरिमेंट।
फिर जो इनका एक्सपेरिमेंट था लास्ट वाला, इसमें इन्होंने इसी सिचुएशन का थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया, और मुश्किल करने के लिए उसकी जो हाइट थी वो और बढ़ा दी, ठीक है जी, वो और ऊपर हैंग कर दिए, और वहां पर एक की जगह 2-3 बॉक्स रख दिए, ठीक है। तो फिर से इसने वही चीज की, इसकी इंसाइट ने काम किया, और इसने एक के ऊपर 2 बॉक्सेस रखे और वो इसने बनाना ले लिए, ठीक है जी। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट। अब इनका ये देखना चाहते थे कि जो लर्निंग होती है वो इंसाइट के द्वारा होती है, सडन सॉल्यूशन जो माइंड में आता है, जैसे कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था और इसने ऑब्जर्व किया सिचुएशन को, ठीक है, फिर इसका अपना परसेप्शन बना, इसका जो नजरिया बना कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता हूँ, इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता हूँ, ठीक है जी। फिर एकदम से इसकी इंसाइट ने काम किया, और तो इनका मानना था कि हम प्रॉब्लम को जब हम पूरे तरीके से टोटल वे में देखते हैं, ठीक है, होल वे में देखते हैं, तो हमारी इंसाइट काम करती है और हम उससे सीखते हैं। तो ये तो था इनका एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं कि इंसाइट प्रोड्यूस कैसे होती है। इंसाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, तो इसके 5 कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहला गोल होता है कि हमारे सामने क्या गोल है, ठीक है जी, कि क्या प्रॉब्लम है हमारे सामने। जैसे इसके सामने बनानास थे, ठीक है, इसको बनाना चाहिए थे। फिर आते हैं ऑब्स्टेकल, कि क्या कठिनाई, क्या आपके सामने कठिनाई आती है, ठीक है, जिसको आपको फेस करना है, ठीक है। तो जैसे ये वहां तक पहुंच नहीं सकता था जहां पर बनाना थे, ठीक है, हमेशा इसके सामने यही ऑब्स्टेकल था। तो ऑब्स्टेकल के बाद माइंड में क्रिएट होती है टेंशन, ठीक है, कि ये कैसे होगा, वो सोच विचार करना शुरू करता है, ठीक है। फिर इंसाइट आने के बाद तो ये चीजों को कुछ ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है कि कैसे मतलब लिया जाए, ठीक है। फिर जब ये सफल हो जाएगा उस चीज में, तो चीजों को या इसको अपनी कमियां पता चलेंगी, तो ये चीजों को रीऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है जी। तो ये 5 स्टेप्स हैं कुछ, ठीक है, इनके थ्रू इंसाइट प्रोड्यूस होती है। Once the situation is perceived as a whole and the perceptual field is properly organized, a problem becomes solvable through flashes of insight. ठीक है जी। तो इसका एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, अ स्टूडेंट में डिस्कवर, कोई भी जो स्टूडेंट है वो ये देख सकता है, वो डिस्कवर कर सकता है कि जो 9 का टेबल होता है, उसके 9 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, उनमें जो डिजिट्स होती है उनका जो सम होगा वो 9 ही होता है, ठीक है जी। जैसे 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो ये जो 36 और 18 27 इनका जो सम होगा 2 7 का, ठीक है, 3 और 6 का, इनका सम भी 9 ही आएगा। और आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता था, अब ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है जी। द स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ अ न्यू मीनिंगफुल रिलेशनशिप इज देन अ रिजल्ट ऑफ इज इंसाइटफुल लर्निंग। तो देखिए जैसे ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, जब आप इसको दूर से देखोगे पहले वाली पिक्चर को, तो आपको दूर से लगेगा कि ये कोई लड़की है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको पार्ट्स में देखोगे तो आपको इसको कुछ और ही आपको दिखेगा कि ये फ्लावर्स वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह है, ठीक है जी। तो ये होती है एक तरह से इंसाइट। अगर आप उसको पूरी पिक्चर को देखते हो तो आपको कुछ और दिखेगा, ठीक है, तो आपको मेन प्रॉब्लम दिखेगी, पार्ट्स में आप उसको सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आपका परसेप्शन अलग बनेगा। देन आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसाइटफुल लर्निंग। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंसाइटफुल लर्निंग में। सबसे पहला आता है एक्सपीरियंस। देखिए हर इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है, ठीक है, और जब उसको कुछ उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे तो वो उन्हीं को अप्लाई करके कुछ चीज सीखने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर बच्चे को कोई लैंग्वेज आती होगी तो वो उसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। बट अगर उसको वो लैंग्वेज नहीं, मान लो उसको हिंदी आती है और आप उसको इंग्लिश में मैथ्स की प्रॉब्लम दे दो, ठीक है जी, तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है जी। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। देन इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कुछ एवरेज बच्चे होते हैं और कुछ एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, ठीक है, तो दोनों की लर्निंग जो स्पीड है उसमें फर्क होता है, ठीक है जी। तो अगर बेसिक इंटेलिजेंस होगी तो उसकी इंसाइट भी ज्यादा होगी, ठीक है, वो सोच ज्यादा पाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आप उसे दोगे तो वो ज्यादा जल्दी उसे ऑब्जर्व कर पाएगा और उसे ओवरकम कर पाएगा, ठीक है जी।
देन आता है लर्निंग सिचुएशन। देखिए कुछ सिचुएशंस कुछ ज़्यादा कंड्यूसिव होती हैं इंसाइटफुल सॉल्यूशन के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि स्कूल में बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, ठीक है, उतना घर पर नहीं पढ़ पाते। तो लर्निंग सिचुएशन कैसी है वो भी डिपेंड करता है इंसाइटफुल लर्निंग के लिए। देन इनिशियल एफर्ट्स। देखिए जब भी बच्चा कुछ एफर्ट्स अपने लगाएगा, अच्छा इसमें एक चीज़ ये आती है कि जो ये प्रोसेस होता है इंसाइटफुल लर्निंग का, ये ट्रायल एंड एरर से होके गुजरता है। मतलब बच्चा कुछ ट्राई करता है, ठीक है, फिर गलती करता है और फिर सीखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसाइटफुल लर्निंग मतलब कि ट्रायल एंड एरर बिल्कुल गलत है, ठीक है। मतलब उस फेज से ये होकर गुजरता है, लेकिन एट द एंड इंसाइटफुल लर्निंग ही उसके थ्रू डेवलप होती है, ठीक है जी। देन इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास रेपिटेशन एंड जनरलाइजेशन। देखो अब कोई भी इंसान जो होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, एक चीज को जब बार बार रिपीट करेगा तो उसको समझ आ जाएगा, मतलब उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, और उस चीज को वो आगे उसके सिमिलर कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेगा तो उसमें इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेगा, ठीक है जी। तो ये तो थी हमारी इंसाइटफुल थियरी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंसाइट क्या होती है, उससे पहले हमने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिर हमने कोहलर के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये थियरी समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गई होगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।